बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक अहमद है। मैं कंसल्टेंट और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाइपरटेंशन के बारे में। आज की वीडियो में ख़ास तौर पे बना रहा हूँ लेट्स टॉक फ्रॉम रॉस्डेल और अपनी कम्युनिटी के लिए, खासतौर पर जो रॉस्डेल में रहती है और पूरी दुनिया में रहती है और जहाँ पे उर्दू बोली जाती है। इसका असली वजाहत मैं ये कर दूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो जवानी का बेशतर हिस्सा रॉस्डेल गलियों में गुजरा, किंग स्ट्रीट, टूवी स्ट्रीट और वगैरह वगैरह। वहाँ मेरे बेतहाशा साथी दोस्त अहबाब हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी बातें समझ में आ जाए और बाकी जो लोग दुनिया में रहते हैं जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है उनके लिए। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। पिछली दफ़ा हमने बात की थी उसके अलावात के बारे में कि वो कैसे आप ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे और क्या क्या बाकी चीज़ें होती हैं। आज मैं उसकी वजूहात और उसके इलाज मुआवजे के बारे में आपसे बात करूँगा। हाइपरटेंशन, जैसे मैंने पहले कहा था, कि दो तरह की होती है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है जो कि 95% लोगों में होती है, जिसकी कोई वजह नहीं होती, और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है जो कि 5% लोगों में होती है, जिसकी वजूहात होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन की जो वजूहात हमें अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ट्रायल में और रिसर्च में बताया गया है कि ओबेसिटी, वेट का ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री और अनहेल्दी डाइट भी इसकी वजूहात बन सकती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजूहात होती हैं जिसमें कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिनकी ज्यादती की वजह से, ऊपर से हम चलें तो थायराइड है, उसकी ओवर एक्टिव थायराइड और अंडर एक्टिव थायराइड दोनों ब्लड प्रेशर को कर सकते हैं। किडनी, जिसे गुर्दे कहते हैं, उनकी बीमारी, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसकी बीमारी की वजह से, जो शरेयानें होती हैं कभी उनकी तंगी की वजह से, हार्ट की में कोई ऐसी बीमारियाँ होती हैं उनकी वजह से, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसकी कोई जो वजूहात होती हैं। अब देखा ये गया है कि अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो और उसका इलाज हो जाए तो अक्सर लोगों की ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अगर फर्स्ट करें किडनी के ऊपर कोई वजूद है, कोई बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, आप उसको निकाल दें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप हाइपरथायराइडिज्म में या हाइपोथायराइडिज्म में उसका इलाज करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। एक तीसरी भी ब्लड प्रेशर की वजूहत है जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। उसका दूसरा नाम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो अक्सर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद ही शुरू होता है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर तफसीली बात करूँगा। अच्छा, अब ये जब अगर हमें डायग्नोज हो गया है ब्लड प्रेशर, जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि 120/80 हम चाहते हैं घर का ब्लड प्रेशर। दुनिया की दो गाइडलाइन है, एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन है, एक यूरोपियन गाइडलाइन है, एक ब्रिटिश कार्डिक सोसाइटी गाइडलाइन। अब वो बहुत ज़्यादा ये कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर 130/80 के लगभग हो, उससे ऊपर होगा तो सब हाइपरटेंशन है। लेकिन ये खास तौर पे डायबिटिक लोगों की है। लेकिन अक्सर गाइडलाइन ये कहती है कि 140/90 से नीचे हो तो हमें एहतियात करें, उसको ट्रीट करें। लेकिन 140/90 से ऊपर हो रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर की इलाज करना चाहिए। अच्छा, अब कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि रूटीन में हम कर सकते हैं? आम आदमी भी कर सकता है। आप पीपी पर चले जाइए, या अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसमें फुल ब्लड काउंट जिसे कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं, किडनी के फंक्शन जिन्हें कहते हैं, रीनल फंक्शन, वो एक दफ़ा आप जरूर करा लें। कोलेस्ट्रॉल करा लें, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। ईसीजी एक दफ़ा आपकी हो, और अगर आप ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे से है तो एकोकार्डियोग्राम, और इसके अलावा थायराइड फंक्शन TSH में कहते हैं। ये तो बेस लाइन ब्लड टेस्ट हैं जो आपको अक्सर ये बता देंगे कि ये आपकी जो हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है ये प्राइमरी है बगैर वजह के या वजह के साथ है, तो रोके जाए। एक और इन्वेस्टिगेशन जो आप हमें ज़रूर करानी चाहिए खासतौर पर सेकेंडरी हाइपरटेंशन को पता करने के लिए, वो है अल्ट्रासाउंड किडनी का, रीनल ट्रैक अल्ट्रासाउंड या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। उसमें भी ये बात वो वाज़ेह हो जाएगी कि आया किडनी की प्रॉब्लम है, या किडनी के ऊपर एक अदूद होता है जिसको एडमिनल कहते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और पेट में जो लिवर है, स्क्रीन है, वो सब, और उनकी वजह से तो कहीं ये हाइपरटेंशन के मसाइल पैदा नहीं। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो मेरे ख्याल में जिनको ब्लड प्रेशर है उनको करानी चाहिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन, ECG, एकोकार्डियोग्राम, थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसे TSH कहते हैं, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। अब हम आते हैं कि हाइपरटेंशन का इलाज कैसे किया जाए। देखिए, दो तरीका इलाज है जो कि साथ साथ चलने चाहिए। एक जो कि बहुत ज़रूरी है, आज हम उसी पे बात करेंगे, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसे बगैर दवाइयों के हम ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रग ट्रीटमेंट।
अब आज हम नॉन ड्रग ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। पहली जो बात है फिजिकल एक्टिविटी। देखिए मुख्तलिफ गाइडलाइन में ये कहा गया है कि हर आदमी को उसको डायबिटीज़ हो या कोई इलनेस हो या ना इलनेस हो, उसको 20 मिनट रोज़ वॉक करना, 5 दिन के लिए कम से कम। तो 20 मिनट आप रोज़ वॉक करें 5 दिन के लिए। अगर आप 20 मिनट नहीं कर सकते तो वीकेंड जैसे सैटरडे है, संडे है, वो 1 मिनट की वॉक करें। अच्छा ख्याल ये है कि हम अक्सर ये समझते हैं कि जो हम दफ्तरों में चलते हैं फिरते हैं वो वॉक में शामिल नहीं होगा। ये जो वॉक तजवीज़ की गई है, ये 20 मिनट की वॉक 5 दिन या 1 मिनट की वॉक वीकेंड पे करें। और कौन कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए? स्विमिंग बहुत अच्छी है, साइकिलिंग बहुत अच्छी है, तेज़ वॉक विगरस वॉकिंग भी बहुत बेहतर है अगर आप कर सकें। जिस चीज़ के लिए मैं ख़ासतौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको ये कहूँगा कि जो वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज है इससे इज्तनाब करें। उससे क्या होता है कि अगर आप रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपके मसल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि 40-45 के बाद जाके अक्सर जो वेट लिफ्टर हैं वो हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। इसलिए वेट लिफ्टिंग से अवॉइड करें। चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, तेज़ चल लें। और वीकेंड पे अगर आप वीक डेज में नहीं कर सकते तो कम से कम वीकेंड पे। और अपना जो वेट है उसको कोशिश करें कि आजकल देखिए गूगल पे आप चले जाइए और आपको अपनी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से वेट मिल जाएगा। इससे आप कोशिश करें कि उस वेट के अंदर अपने आप को रखें, क्योंकि वेट के ज़्यादा होना भी ब्लड प्रेशर के बढ़ाने में एक वजह बन जाती है आगे चलकर। दूसरी चीज़ जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है वो स्मोकिंग है। देखिए स्मोकिंग और दिल की बीमारियां एक साथ नहीं चल सकती। आपको हर हाल में स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उससे इज्तनाब करें, उससे परहेज़ करें। आप दो तरह की स्मोकिंग होती है, आप दोनों से परहेज़ करें। एक एक्टिव स्मोकिंग होती है जो हम खुद पीते हैं, इनहेल करते हैं, और एक पैसिव स्मोकिंग वो होती है जब आप इस कमरे में या दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और आप नहीं पीते लेकिन बाकी लोग पी रहे होते हैं, तो वो भी इतनी ही नुकसानदेह है जितनी स्मोकिंग है। तो दोनों तरह की स्मोकिंग से आप परहेज़ करें। अगला जो चीज़ है जिस पे मैं ख़ास तौर पे थोड़ा सा टाइम लूँगा वो है सॉल्ट की। सॉल्ट देखिए जो रिकमेंडेशन सॉल्ट है हमें वो 2 ग्राम रोज़ का खाना है, और अगर आप 2 और 5 के दरमियान खाते हैं तो ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा खाते हैं तो वो बहुत ही मसाइल पैदा कर देगा। सॉल्ट करता क्या है, जब वो जिस्म में आप सॉल्ट खाते हैं तो पानी को जिस्म में रोक लेता है, उससे आपका जो ब्लड वॉल का वॉल्यूम में बढ़ जाता है, उससे आर्टरी जो शरियाने हैं उस पर स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर ब्लड प्रेशर आगे चल के वो हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप सॉल्ट की मिकदार एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें। जो खाने में पकता है सॉल्ट वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ऊपर से जैसे आप सैलड पे सॉल्ट डाल लिया, फ्रूट पे सॉल्ट डाल लिया, या सॉल्टी नट्स खा लिए, पीनट्स खा लिए, चिप्स खा लिए, उन उससे परहेज़ करें। अच्छा उसमें ये है कि मैं आपको एक हल्की सी मिसाल दूँगा। आप एक घर में रहते हैं जिसमें फैमिली है 10 आदमियों की, उसमें 1 टीस्पून तकरीबन 2 ग्राम के लगभग 1 टीस्पून में सॉल्ट होता है। तो अगर 10 आदमी खाएंगे तो एक आदमी के हिस्से में 200 माइक्रोग्राम ही आएगा, जो कि ठीक है। आपने 2-3 टाइम खाना खाना है, उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्ट आप से परहेज़ करें। अच्छा अब ख़ासतौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे साथी बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हम कोई फ्राइड चीज़ें वगैरह खाएँ। उसके लिए मेरी ये है गुज़ारिश, ये हफ़्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाएँ भी एतदाल के साथ। अगर आप लार्ज पोर्शन लेते हैं तो स्मॉल ले लें, अगर मीडियम लेते हैं तो स्मॉल ले लें। तो इस तरह से 15 दिन में या महीने में 1 आध दफ़ा खाने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा अगला जो डाइट के हिसाब से देखिए सब्जियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, बाज़ार में बहुत मिलती हैं। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गोश्त जो है वो आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खा लें। मैंने पहले भी एक दफ़ा शायद अर्ज़ किया था कि वो जानवर जो बहुत तेज़ चलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होता है। जैसे कबूतर बहुत तेज़ चलता है, फ़िश बहुत तेज़ चलती है, मुर्गी उससे कम तेज़ चलती है, और बकरा भी कम तेज़ चलता है, गाय और स्लो चलती है। तो जितने स्लो मूविंग एनिमल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आप हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त खा लें, कोशिश करें रेड मीट ना खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा अब फल में ये देखिए कि वो फल जो कि स्किन ऑन खाने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे सेब है, गाजर है, कुकुम्बर है, कीवी है, ये स्किन ऑन खाइए, इसलिए कि इसकी स्किन के अंदर भी बगैर छिले हुए उसमें एक तो फाइबर बहुत होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन कम होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा उसमें से। और उसमें फ़ायदा ये है कि वो उसके अंदर जो एक नाइट्रस ऑक्साइड का एलिमेंट होता है वो बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर के लिए, आर्टरी को डायलेट कर देता है।
तो ये कुछ फल ऐसे हैं जो आप स्किन ऑन खाएं, उस छीले नहीं। आलू भी उनमें शामिल है, लेकिन यकीनन कुछ फल ऐसे हैं जिनको यकीनन छीलना पड़ता है। तो सेब का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, वाटरमेलन है, गाजर है, कीवी है, फ्रूट्स हैं। एक ये देखिए, जो सब्जियां ज़मीन के नीचे होती हैं वो मीठी होती हैं, उनमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। जो सब्जियां ज़मीन के ऊपर होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। फलों में बनाना या केले का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें एक केले में तकरीबन 120 कैलोरीज होती है और उसमें पोटाशियम की काफ़ी अच्छी तादाद है, जो कि वो ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में हेल्प देती है। अगली जो चीज़ ख़ास तौर पर अवेलेबल है गाँव में, देहातों में, वो योगर्ट है, दही। दही का इस्तेमाल आप रेगुलर बना लें, इसलिए कि दही में भी वही अज्जा आजकल शामिल हैं जो कि आर्टरीज को रिलैक्स करते हैं। इसी तरह अदरक है, लहसुन है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन चीज़ों को भी अपने खुराक का रेगुलर हिस्सा बनाइए। आप दूध भी पी सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी अपनी खुराक का कोशिश करें कि फ्रोज़न जो फूड है उसका कम इस्तेमाल करें। पिज़्ज़ा कम खाएं, हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा खा लिया। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नट्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। देखिए, उसमें जो एलमंड है, जिसे हम आम जो कहते हैं, उर्फ़ आम में बादाम, उसको सोख करके खाएं। ये मेरा, और 6 और 7 रोज़ खाएं, निहार मुँह खाइए। इसलिए कि अगर आप सोख नहीं करेंगे तो उसको छिलका जो है वो प्रॉपर जगह पेट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स कम निकलेंगे, तो और वो फ़ायदेमंद इतना नहीं है। इसलिए एलमंड का इस्तेमाल 6-7 जो गिरियाँ होती हैं, आप रात को भिगो दें, सुबह वो छील के खा लें। इसी तरह नट्स हैं, पिस्ताचियो है, वॉलनट है, ये हैंडफुल खा लें, 6-7-8 दाने। तो उसके अंदर आजकल जो नाइट्रस ऑक्साइड के जो सिक्रीटिंग हार्मोन्स हैं वो पाए गए हैं, जो ब्लड की शरियानों को डायलेट भी करते हैं, उनको हार्ड भी नहीं होने देते। और उनके अंदर और एंडोथीलियम जो लाइनिंग है ना स्टमक पे, आर्टरीज को, उसको एंडोथीलियम कहते हैं। उनको रिलैक्स करने के लिए भी इन सब तमाम चीज़ों में वो विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं, वो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो डाइट का इस्तेमाल, एक्सरसाइज, खुराक, ये बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बगैर कंट्रोल करने की। एतदाल से खाइए और भूख छोड़ के खाइए, और एक ख़ास टाइम पे खाइए। अगर आप 3 टाइम खाएं, नाश्ता कीजिए, दोपहर का लंच करें और रात को 7-8 बजे खाना खा लें, और फिर कुछ और वॉक का ऐसा रूटीन बना लें कि आप, अगर आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है तो सुबह कर लें या रात को कर लें। और ये मेरे सामने कुछ किताबें रखी हैं, इसमें एक आखिरी किताब जो है वो मोहम्मद अली की है। इसकी रखने की मकसद ये है कि एक्सरसाइज करके, वॉक करके अपने आप को फिट रखें। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में ये सब चीज़ें बहुत साजगार भी शामिल होंगी, आपको फ़ायदेमंद भी होंगी। और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन को की दवाइयाँ भी हमें खानी हैं, कौन सी खानी है, किस वक्त खानी है, और कैसे खानी है, और कब तक खानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए मैं